हाय दोस्तों, ऋषि क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियांश वर्मा आपके लिए एक नया लेक्चर प्रकाश का प्रवर्तन लेके आया हूँ। आप इसमें जो है अपनी उपस्थिति बना के रखिए, इसको पूरा देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। अगले लेक्चर में इससे संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न, आंकिक प्रश्नों को हम हल करेंगे। ठीक है, तो आइए इस लेक्चर को हम देखना शुरू करते हैं। क्या है लेक्चर, क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम जो है इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है दोस्तों? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपनी जो है गति के साथ साथ अपने मार्ग से भी भटक जाता है, यानी बदल देता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की गति के साथ साथ उसका मार्ग भी बदल जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो गति के साथ क्या बदल जाएगा? गति के साथ साथ, यही इंपॉर्टेंट है आपका, गति के साथ साथ उसका मार्ग भी बदल जाता है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रकाश का अपवर्तन हो गया। प्रकाश के अपवर्तन की कुछ उदाहरण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पानी में अगर कोई पेंसिल हम जो है डुबो देते हैं तो पेंसिल कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही ग्लास के नीचे कोई हम कागज का टुकड़ा उस पर कुछ लिख के रख देते हैं तो उनको उसका अक्षर ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। तीसरा, अगर पानी है, ग्लास है, उसमें पानी है, उसके अंदर हम नींबू रखते हैं तो हमें नींबू लगता है कि उसका आकार बढ़ गया है। ये सब क्या है? ये सब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। एक स्विमिंग पूल आपने देखा होगा, स्विमिंग पूल के अंदर वाला जो तल होगा वो भी आपका वास्तविक इससे विस्थापित होता हुआ प्रतीत लगता है, यानी कि तल उसका लगता है कि ऊपर उठा है या फिर टेढ़ा है कुछ। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, उसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे कि प्रकाश के परावर्तन में था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेम इसमें ऐसा है, क्योंकि इसमें सिर्फ बदलेंगे आपतित अपवर्तित किरण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले आपतन बिंदु पर अभिलंब। सीधा सीधा आप तीन चीज लिखेंगे इसमें कि आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण तथा तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम है प्रकाश के किसी भी निश्चित रंग, निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, दूसरा नियम ये बोल रहा है कि साइन आई अपान साइन आर, ये क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है, स्थिर मान होता है ना, तो इसको हम बोल देंगे नियतांक, यानी जिसका मान स्थिर रहे उसे हम बोलते हैं नियतांक। ब्रैकेट में इसको आप बोल सकते हैं कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है, स्थिर रहती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नियतांक। ठीक है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है साइन आई अपान साइन आर, किन्हीं दिए गए दोनों माध्यमों के लिए साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होता है? एक नियतांक होता है। ये दोनों नियम हो जाएंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। आइए हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसा है ये। ये आपका माध्यम एक हो गया। क्या हो गया बेटा? ये आपका माध्यम एक हो गया, माध्यम फर्स्ट। ये दूसरा माध्यम है माध्यम दो, माध्यम दो।
ये आपका अविलंब हो गया। क्या हो गया? अविलंब। एक प्रकाश की किरण अविलंब से हम कुछ तिरछा जो है इस पे हम आपतित कराते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। तो ये जो है अविलंब के साथ कुछ कोण बनाएंगे, इसे हम बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है। जैसे ही ये किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अविलंब से या तो दूर हटेगी या तो अविलंब से नजदीक आएगी। तो मान लेते हैं अगर माध्यम एक विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम है। विरल मतलब रेयर, जिसमें माध्यम कम हो, जैसे कि वायु हो गया, वायु विरल माध्यम है। गांव में बोलते हैं सब ना, विरल है, सघन है, क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं माध्यम एक विरल है, दूसरा है सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम। तो क्या होगा? अविलंब के नजदीक हो जाएगा, यानी इस प्रकाश की रे को ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये अपने मार्ग को बदल दी। प्रकाश किरण ने अपने मार्ग को बदल दिया, वो ऐसे चली गई। ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि अपवर्तन कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अपवर्तित किरण, हो जाएगा अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण। तो ये तीनों चीजें जो है एक तल में हो जाएंगी। आपतित किरण, अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होंगी। और आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। या आप इसको फिगर बना के इसको नोट कर सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के अगर दोनों नियम पूछेगा तो सिर्फ इतना लिखना है, अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अविलंब तीनों एक तल में होते हैं। और दूसरा साइन आई अपान साइन आर बराबर एक नियतांक होता है, ठीक। बस इतना आप नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। पहला है प्रकाश की चाल। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इसको बताने से पहले एक चीज और बताते हैं आपको थोड़ा वीडियो में। इसमें यहाँ पे आप जो है इस फिगर को बनाने के बाद आप एक नोटेड पॉइंट लिखिएगा। नोटेड पॉइंट क्या है बाबू? नोटेड पॉइंट ये है, नोटेड पॉइंट लिखिएगा, इंपॉर्टेंट कुछ बिंदु है। पहला बिंदु है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, सघन माध्यम में जाता है, तो अविलंब की तरफ झुक जाता है। अविलंब की तरफ झुक जाता है। इसी का विपरीत उल्टा होता है, जैसे कि इसी का विपरीत जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, माध्यम में
अविलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की इस घटना में क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है। आप लोग जानते होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात यानी कि जिसमें वायु ना हो, कुछ ना हो, वायु नहीं है, पूरी तरीके से खाली है, तो उसको हम निर्वात मानते हैं। पूरी तरीके से खाली जो हो, जिसमें वायु भी ना हो। तो निर्वात में प्रकाश की चाल आप लोग जानते होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये चीज यहाँ बताया गया आपको, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। तो प्रकाश की चाल जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो परिवर्तित हो जाती है। हो सकता है दूसरा माध्यम सघन माध्यम हो, तो उसमें प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है, उसकी दिशा भी परिवर्तित, उसका वेग भी परिवर्तित हो जाता है। अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है, तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तित हो जाएगी। ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। तीसरा है, प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रकाश की आवृत्ति जितनी है उतनी ही रहेगी। सिर्फ दो चीजें बदलेंगी प्रकाश की, एक प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, दूसरा प्रकाश का वेग या गति, ठीक है, या चाल आप बोल सकते हैं। तीसरा है, प्रकाश की चाल तो होती है 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको हम निर्वात में प्रकाश की चाल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, प्रकाश का जो क्या होता है, अपवर्तनांक। एक टॉपिक आता है अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसको जो है हम जानने के लिए हम स्नेल के नियम की सहायता लेंगे। स्नेल का नियम क्या था, स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा। स्नेल का नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू होता है नियतांक। ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसी नियतांक को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अपवर्तनांक कहते हैं। इसको आप इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई अपॉन साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी नियतांक को हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कह देते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे हम फिर बता रहे हैं।
अपवर्तनांक। इस अपवर्तनांक को इस अपवर्तनांक को हम दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात में भी लिख सकते हैं। अनुपात में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस अपवर्तनांक को हम दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात में भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं माध्यम एक जो है माध्यम एक में प्रकाश की चाल v है। माध्यम एक क्या है? माध्यम एक विरल माध्यम है, कोई विरल माध्यम यानी कि वायु मान लेंगे। ठीक, माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो होगा एक सघन माध्यम है, सघन माध्यम जैसे कि मान लेंगे कांच है। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपका विलंब हो जाएगा, अविलंब है। यहां से आपतित किरण है, ये आई है। ठीक है, ये अविलंब की तरफ क्या होगी? झुक जाएगी। अपवर्तन कोण R। तो माध्यम एक में प्रकाश की चाल मान लेते हैं c है, वायु में प्रकाश की चाल c है, और माध्यम दो में प्रकाश की चाल जो है आपकी v है। तो माध्यम यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर पूछेगा, यानी माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, ये माध्यम एक है, ये माध्यम दो है, तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक हो जाएगा आपका n/1। इसका मतलब ये हुआ कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक हो जाएगा माध्यम एक में प्रकाश की चाल अपान माध्यम दो में प्रकाश की चाल। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। तो माध्यम अपवर्तनांक जो है माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। माध्यम एक में प्रकाश की चाल c है और माध्यम दो में प्रकाश की चाल v है, तो ये हो जाएगा आपका ईटा n/1, यानी आप n भी बोल सकते हैं, ईटा भी बोल सकते हैं। ईटा ही होता है n/1 = c/v, यानी माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक बराबर होगा c/v। इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अपवर्तनांक के बारे में सिर्फ इतना है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि थोड़ा यहां से इरेज कर दें, n/1 = हो जाएगा sin i/sin r = c/v।
वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। या माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, अपान माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल। ठीक है, या आप इसको जो है ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं लेंस। लेंस किसे कहते हैं? दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसके एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम, ठीक है, जिसका दोनों या एक पृष्ठ गोलीय होता है उसे हम लेंस बोलते हैं, ठीक है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के लेंस होते हैं। पहला लेंस होता है अभिसारी लेंस। अभिसारी मतलब जो प्रकाश की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। और ऐसे लेंस जो होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं। कैसे लेंस होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। तो उत्तल लेंस देख लीजिए कैसा होता है। उत्तल लेंस जो होता है जो दो किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है, ठीक है। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। जैसे कि उत्तल लेंस का हम एग्जांपल ये देख सकते हैं, ये आपका उत्तल लेंस हो गया। ये किनारों पर जो है पतले हैं और बीच में मोटे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। ये उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस जो है तीन प्रकार के होते हैं। इसके भी तीन प्रकार होते हैं उत्तल लेंस के। केवल आप प्रकार देख लीजिएगा, मैं प्रकार बता दे रहा हूं, बाकी आपको याद नहीं करना है, केवल आपको समझ जाना है। ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप जो है इसको देख लीजिए। उत्तल लेंस के तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है, मैं आपको पहले फिगर दिखाता हूँ फिर उसका नाम लिख देता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। पहला होता है कि अवतल और उत्तल है। दूसरा समतल है, फिर उत्तल है, ठीक है। एक ये, तो इसके दोनों पार्ट क्या हैं? उभरे हुए हैं, यानी कि जो बीच में मोटे होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं उभयोत्तल। उभयोत्तल, दोनों पार्ट उभरे हुए। इसका एक पृष्ठ अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर जो पृष्ठ धंसा होता है उसे हम अवतल बोलते हैं, और ये बाहरी पृष्ठ उभरा हुआ है तो वो उत्तल की तरह है, तो इसका नाम हो जाएगा अवतलोत्तल। क्या हो जाएगा? अवतलोत्तल। अवतलोत्तल। और ये है समतल एक तरफ और एक तरफ उभरा हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे समतलोत्तल। समतलोत्तल, ठीक है। इसके बाद है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्या होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। अवतल लेंस का अगर हम जो है फिगर बनाए तो अवतल लेंस होता है ऐसा कुछ, ठीक है। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, एक ऐसा होता है, एक होता है
एक तरफ समतल होता है, दूसरी तरफ इसका क्या होता है, अवतल होता है। और एक होता है एक तरफ अवतल और दूसरी तरफ क्या होगा आपका, एक तरफ अवतल होगा, दूसरी तरफ आपका भी ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा रोको तो मिनट। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि उत्तल लेंस की बात ही, अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार हो जाएगा ये उभयअवतल, जिसके दोनों जो है पृष्ठ अवतल हो, उसको हम उभयअवतल लेंस बोलते हैं। जिसका एक पृष्ठ समतल हो और एक पृष्ठ अवतल की भांति हो, उसको हम समतल अवतल बोलेंगे। समतल अवतल बोलेंगे। ठीक है। और जिसका एक पृष्ठ, ये बाहरी पृष्ठ अवतल की भांति, उत्तल की भांति है, और ये वाला पृष्ठ अवतल की भांति है, तो इसको हम बोलेंगे उत्तल अवतल। उत्तल अवतल। उत्तल अवतल। ठीक है। ये वाला अंदर की तरफ है तो अवतल की बात है, ये जो है बाहर की तरफ है तो ये उत्तल की बात है, ये अवतल की बात है। तो इन्हीं दोनों को हम मिला देंगे तो हो जाएगा उत्तल अवतल। ठीक है। ये तीनों आप नोट कर लेंगे। इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद गोलीय लेंस से संबंधित कुछ हम पॉइंट्स जानते हैं। संदर्भ में निम्न शब्द, निम्न शब्द क्या क्या है। एक हम वक्रता केंद्र के बारे में जानेंगे, मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे, प्रकाशिक केंद्र के बारे में जानेंगे और इसके फोकस के बारे में जानेंगे। तो हम उत्तल लेंस बनाते हैं और एक तरफ हम बनाते हैं आपका अवतल लेंस। ठीक है। तो उत्तल लेंस ये है, एक तरफ इधर हम बना लेंगे अवतल लेंस। ये है आपका O, ये है F1, ये आपका 2F1, ये F2, 2F2, एक तरफ F1 है, 2F1, ये F2, 2F2, ये O। ठीक है। तो वक्रता केंद्र क्या होगा, इसमें 2F1 और 2F2 को हम वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है। इसको आप C1 भी बोल सकते हैं और ये आप C2 भी बोल सकते हैं। मैंने बताया था कि वक्रता केंद्र क्या होता है, ये एक वक्र है, ये पृष्ठ कैसा है, वक्र है। तो ये लगभग ये किसी एक गोले का यानी एक स्फीयर का पार्ट होगा। तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम उसका वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है। तो आपका एक वक्रता केंद्र यहाँ मिल जाएगा और दूसरा वक्रता केंद्र यहाँ मिल जाएगा। ऐसे ही अवतल लेंस में भी 2 वक्रता केंद्र होते हैं, एक यहाँ पर होता है, दोनों साइड में होता है। ठीक है। इसी दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो ऑप्टिकल सेंटर को भी मैच करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। यानी कि ये जो सीधी लाइन है आपको दिख रही है, ये पूरी लाइन जिसपे सारे पॉइंट्स हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ये आपको याद नहीं करना, केवल समझ जाना बस, और ज्यादा नहीं है कुछ। ठीक है। उसके बाद प्रकाशिक केंद्र क्या बोलेंगे, प्रकाशिक नहीं, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है। प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर यानी O। ठीक है। दर्पण सॉरी लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर हो यानी प्रकाशिक केंद्र। और फोकस क्या बोलेंगे, फोकस यानी फोकस जो होगा वो आपका अवतल दर्पण में लेफ्ट साइड में होता है, सॉरी अवतल लेंस में लेफ्ट साइड में होता है और उत्तल लेंस में राइट साइड में फोकस होता है। ऐसा क्यों, हम मुख्य फोकस की बात कर रहे हैं। फोकस यानी जो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आएंगी अपवर्तन के पश्चात एक फोकस की जाएंगी, इसी को हम मुख्य फोकस यानी कि फोकस बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड में ऐसा होगा और इसमें
अवतल लेंस में आपका अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरणें फैल जाएंगी, तो इनको हम पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी। तो अवतल लेंस के लिए फोकस लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, और उत्तल लेंस के लिए फोकस राइट साइड में होगा। हम मुख्य फोकस की बात कर रहे हैं, वैसे फोकस दोनों साइड होता है, ठीक है। तो आप मुख्य फोकस को मान के चलेंगे कि उत्तल लेंस में राइट साइड में होता है और अवतल लेंस में लेफ्ट साइड में मुख्य फोकस होता है। इसके बाद आपका इतना हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका गोलीय लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अपवर्तन के नियम, ठीक है। यानी कि जो लेंस होते हैं, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब किस टाइप के बनाए जा सकते हैं। जैसे दर्पण में था, सेम प्रकार से लेंस में भी है। तो पहला क्या है, पहला हम देखते हैं, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है, या अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ये अवतल लेंस के लिए है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये उत्तल लेंस है, इसमें एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अपवर्तन के पश्चात ये देखिए फोकस से होकर चली गई है प्रकाश की किरण, ये जो आ रही थी मुख्य अक्ष के समांतर, ये अपवर्तन के पश्चात कहां से गई है, फोकस से होकर गई है, ठीक है। सेम ये उत्तल लेंस के लिए हो गया। अब हम अवतल लेंस के लिए देखते हैं। इसमें प्रकाश की किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। डॉटेड लाइन बनाया गया है, यानी फोकस से जाती हुई आपको ऐसा लग रहा है कि फोकस से होता हुआ जा रहा है। तो उत्तल लेंस में वास्तविक रूप से फोकस की तरफ जा रहा है और इसमें आभासी है, आभासी रूप से फोकस की तरफ जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे। यानी आपको ध्यान इतना रखना है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो फोकस से होकर चली जाती हैं या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये दोनों आपका हो गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। पहला नियम आपको दिमाग में आ गया होगा कि जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, इतना हो गया। दूसरा नियम है, जो किरणें फोकस से होकर आती हैं, ठीक है, या फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होती हैं, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आपको पहले नियम का ही उल्टा दूसरा बताया गया है, यानी फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये उत्तल लेंस का हो गया, ठीक है। और ऐसे ही अवतल लेंस में क्या है कि जो किरणें मुख्य फोकस की तरफ यानी फोकस की तरफ जाती हुई लग रही हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो दोनों जो है फिगर आप बना लेंगे और उसके बाद ये क्या हो जाएगा आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका 2F2 है, ठीक है। ये F2 की तरफ आ रहा है और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है, जल्दी करिएगा थोड़ा। तीसरा नियम है प्रकाश के अपवर्तन की, जो किरणें मुख्य प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं वो बिना मुड़े सीधा निकल जाती हैं। तो देखिए बिना मुड़े सीधा निकल गई हैं। ये उत्तल लेंस के लिए हो गया, ये आपका अवतल लेंस के लिए हो गया। प्रकाश की किरण गई प्रकाशिक केंद्र से और सीधा निकल गई, देखिए दोनों में, ठीक है। तो बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। आपको ये तीनों नियम ध्यान में रखना है। प्रकाश के अपवर्तन के 3 नियम होते हैं। पहला नियम, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो जो है फोकस से होकर चली जाती हैं या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। जहां हम प्रतीत लगाएंगे वहां पर अवतल लेंस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है, जो किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं मुख्य फोकस की तरफ, वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।